हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी। उसमें चैप्टर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये गद्य खंड है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, सबसे पहला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। उसके बाद इसका लेखक पूछेगा तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। लेखक भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर। जन्म पूछेगा तो 1891 ईस्वी में, मृत्यु 1956 में। जन्म 1891 में, मृत्यु 1956 में। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 1891 में, मृत्यु 1956 में। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। किस परिवार में? तो एक दलित परिवार में। भीमराव अम्बेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है। भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर को। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकवाल और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अंबेडकर प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन गए थे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भीमराव अंबेडकर प्राथमिक शिक्षा के बाद किसके प्रोत्साहन पर अमेरिका गए थे या न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। फिर वहाँ से कहाँ गए थे? तो लंदन यानी इंग्लैंड गए थे। उसके बाद है भीमराव इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्याता हैं। तो भीमराव अम्बेडकर क्या क्या है? इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और धर्म दर्शन का विख्याता है। भीमराव अम्बेडकर ने स्वदेश में कुछ समय वकालत की है। कुछ समय, कुछ दिन के लिए। कहाँ पे? तो स्वदेश यानी अपने देश में। भीमराव ने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया है। मतलब खूब संघर्ष किया है, बहुत ज़्यादा। तो किसको किसको? अछूतों को, स्त्रियों को और मजदूरों को। तो भीमराव अम्बेडकर ने मानवीय अधिकार व सम्मेलन किसको दिया था? सम्मान। तो अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को। अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। कौन कौन है? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितना है? तो 3 है। कौन कौन है? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। उसके बाद भारत के संविधान के निर्माण में भीमराव अम्बेडकर की महती यानी बहुत ज़्यादा भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माता किसको कहा गया है? तो भीमराव अम्बेडकर को। किसको? भीमराव अम्बेडकर को। उसके बाद भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु, तो दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब यानी भीमराव अम्बेडकर। तब भीमराव अम्बेडकर का जन्म पूछेगा तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। मृत्यु पूछेगा तो 1956 में। कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में। मृत्यु दिल्ली में हुआ था। अब भीमराव अम्बेडकर का प्रमुख रचना एवं भाषण है। तो पहला है द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट
द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज। कौन कौन है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज। उसके बाद बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, उसके बाद बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस। उसके बाद द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हिंदी में बाबा साहेब का संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। कितना खंडों में? 21 खंडों में। तो हिंदी में बाबा साहेब का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? तो विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक पूछेगा तो भीमराव अम्बेडकर। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद रूपांतरण, अनुवाद यानी रूपांतरण, एक भाषा से दूसरी भाषा में चेंज करना। तो हिंदी में अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया है। किसने किया है? हिंदी में ललई सिंह यादव ने किया है। किसका? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण। क्वेश्चन में पूछेगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो ललई सिंह यादव ने। श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में लिया गया है। ये भाषण कब लिया गया है? 1936 में। ये कहाँ पे भाषण हुआ था? लाहौर में। कौन भाषण हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल, जाति पाति तोड़क मंडल यानी भेदभाव को हटाना। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्क भारत पत्रिका का संपादन किया था। मूल नायक एक पत्रिका है। मूल नायक क्या है? पत्रिका है। डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पत्रिका संपादन किया था। मूल नायक क्या है? तो पत्रिका है। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किया? तो 1916 में। पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था? 1916 में। मूल नायक क्या है? तो एक पत्रिका है, एक पत्रिका है। बहिष्कृत भारत का लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर है। लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडम्बना की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कार्य कुशलता यानी कि कार्य के आधार पर बांटना, कार्य के आधार पर, कुशलता के आधार पर श्रम को बांटना है। तो जिस कार्य में होगा कुशल उसी को बांटना, उसी में बांटना है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? श्रमिक विभाजन का, श्रमिक का भी विभाजन कर देता है। जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। एक पेशे में, दूसरा पेशा नहीं चुनना है, एक के पेशा चुनना है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा के कारण ही इतना बेरोजगारी है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, यानी कि जो उसका पिता नहीं किया हो।
यानी कि जो पिता करेगा वही बेटा करेगा, उसी को क्या कहेंगे, पैतृक पेशा। तो ये सब कहाँ पे है, हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में। श्रम विभाजन की दृष्टि में भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, यानी कि भरा हुआ है। श्रम विभाजन की दृष्टि में भी, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से क्या है, युक्त है, यानी कि भरा हुआ है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। जाति प्रथा मतलब कि जाति के आधार पर श्रम को बांटना, जाति के आधार पर श्रम को बांटना, स्वेच्छा पर यानी अपने इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। लेखक, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। अरुचि मतलब रुचि नहीं है फिर भी करते हैं, विवश होकर करते हैं। तो लेखक, आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं, विवश होकर करते हैं। निर्धारित कार्य को बता दिया पहले से, यही काम करना है तो यही काम करो, चाहे तुमको रुचि रहे या ना रहे, करना है तुमको यही। लेखक की दृष्टि में आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। लेखक की दृष्टि से, लेखक की दृष्टि में आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। भ्रातृत्व अथवा भाईचारा, भ्रातृत्व अथवा भाईचारा। भाईचारा का दूसरा वास्तविक रूप दूध पानी के मिश्रण की तरह है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। दूध पानी के मिश्रण की तरह, यानी दूध और पानी को एक साथ मिला दिया जाए तो फिर से दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह भाईचारा भी रहना चाहिए। कहाँ पे, भारत में। अब आगे बोध और अभ्यास। क्वेश्चन है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो किस विडंबना का बात करते हैं कि जातिवाद में, इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। तो लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यही है विडंबना का स्वरूप। लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के दूसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो उत्तर है, जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। किसको मानते हैं, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं और कहते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। प्रमुख आपत्ति बताना है लेखक का। तो जातिवाद, उत्तर है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करता है, यानी श्रमिक विभाजन, पहला आपत्ति है। दूसरा, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन का होना बहुत आवश्यक है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन सही विभाजन नहीं है। कार्य के आधार पर, कार्य के साथ साथ लोगों का विभाजन भी सही नहीं है। तो जाति प्रथा में तो श्रमिक विभाजन होता है, नहीं है, बांट देता है आदमी को। तो चौथा क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो उत्तर है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि श्रमिकों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी
करार देती है। एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी, उच्च नीच मतलब जाति एक ज़्यादा है तो ऊंचा और मंडल है तो नीचे। इसी तरह और अन्य जाति में भी होगा। तो जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता, यहाँ पे समाज, समाज समाज में नहीं है, नहीं पाया जाता है। 5वां क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो भारत में जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो, भले ही वह कार्य जानता हो, लेकिन उसको तो वह पेशा चुनने का अनुमति नहीं मिलेगा, इसीलिए इसमें बेरोजगारी है। तो इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बना हुआ है? उसका आंसर हुआ, भारत में जाति प्रथा का किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही उसमें वो पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देता है, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो उत्तर है, लेखक ने जाति प्रथा और श्रम विभाजन पाठ में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख है। 8वां क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? किन विशेषताओं का आवश्यक माना है? तो उत्तर है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे को क्या माना है? आवश्यक माना है। ये पूरा क्वेश्चन हुआ। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसको पढ़ लेने के बाद। अब यहाँ से अपनी वाणी को विराम देते हुए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जुड़कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं ये पूरा नोट्स।